that is spring handling. स्प्रिंग हैंडलिंग। कल हम लोगों ने लूप का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पाइथन में स्प्रिंग क्या होती है, तो डेफिनेशन वाइज आप इसको जानते हैं। स्प्रिंग का मतलब होता है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल करेक्टर। इम्यूटेबल करेक्टर की सीक्वेंस को पाइथन में स्प्रिंग कहा जाता है। करेक्टर का मतलब हर वो जो कीबोर्ड से टाइप किया जाए, हर वो करेक्टर जो टाइप हो सकता है। तो इसमें लेटर्स होते हैं, डिजिट्स आती हैं, सिंबल्स आते हैं ना। ये सब हमारा क्या कहलाते हैं, वन वर्ड में करेक्टर्स कहलाते हैं। तो बहुत सारे करेक्टर्स का सीक्वेंस सीक्वेंस क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। अब पाइथन में स्ट्रिंग को दिखाने के लिए चार नोटेशंस हैं जो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ रखे हैं। क्विकली उनको रिवाइज करना है। फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के चार रिप्रेजेंटेशन में पहला रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आप डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेशन था सिंगल कोट के अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तीसरा रिप्रेजेंटेशन था मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 3 टाइम्स डबल कोट से स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे और जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। और चौथा सिंटैक्स था सेम, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए 3 टाइम्स सिंगल कोट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैचिंग कोड से एंड कर देंगे। तो ये भी क्या है, हमारा स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो टोटल 4 तरीके होते हैं पाइथन में स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करने के। जनरली शुरू के 2 तरीके हम सिंगल लाइन स्प्रिंग को कोड में लिखने के लिए यूज करते हैं, और जो बाद के 2 तरीके हैं ये कोड के अंदर मल्टी लाइन स्प्रिंग को अगर दिखाना होता है तब हम उस समय यूज करते हैं। तो ये सारी बातें हम पहले से ही जानते हैं, कुछ नया नहीं है। स्टार्टिंग की क्लासेस, दूसरी तीसरी क्लास में ये सब मैंने पढ़ा दिया था। आज सिस्टमेटिक वे से इनको पढ़ना है हमारे लिए। लेट अस सपोज ए एक वेरिएबल है, इसमें मैंने लिख दिया, मान लीजिए हेलो। अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊं और इसका टाइप निकालूंगा तो ये स्ट्रिंग आएगा। अगर मैं सिंगल कोट के अंदर लिखूंगा और इसको प्रिंट कराकर इसका टाइप निकालूंगा तब भी हमारा ये स्ट्रिंग आएगा। और अगर मैं ट्रिपल कोट के अंदर इसको लिखूंगा, भले ही मैं सिंगल लाइन पे लिख रहा हूँ, बट अगर 3 बार कोट आप लगा रहे हैं तो ऑप्शन है कि मल्टी लाइन पे आप जा सकते हैं। तो अभी हमारा पर्पस ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इन सबको स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये चारों वेरिएबल, 4 तरह से जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करी जाती है पाइथन में, उनको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। और चारों का आउटपुट सेम आ रहा है और चारों ही क्या हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग। तो बोलने के लिए स्ट्रिंग है, एक्चुअल डेटा टाइप का नाम str है। स्ट्रिंग से बोलने के लिए होती है, एक्चुअल डेटा टाइप का नाम हमारा str होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक डेफिनेशन बात लिखी थी, सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल करेक्टर। ठीक है। तो
सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? तो अगर मान लीजिए मैंने कोई भी स्ट्रिंग लिखी है, एस इक्वल टू, लेट अस सपोज, इंडिया, तो जब मेमोरी के अंदर इंडिया को स्टोर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया आके स्टोर हो गया मेमोरी के अंदर। इसका एक एक करेक्टर अलग स्टोर किया जाएगा, यानी कि आई अलग आएगा, एन अलग होगा, डी कहीं होगा, आई होगा, फिर ए होगा। तो ऐसे करके हर करेक्टर अलग अलग है। लेकिन अगर आपसे कहा गया कि ये जो करेक्टर्स हैं एक सीक्वेंस में है, सीक्वेंस का मतलब लगातार एक के बाद एक, तो ये पहला करेक्टर हो गया, ये दूसरे करेक्टर का मेमोरी ब्लॉक हो गया, ये तीसरे वाले करेक्टर का मेमोरी ब्लॉक हो गया, ये चौथे वाले का हो गया, ये पांचवें वाले का हो गया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो स्ट्रिंग का हर करेक्टर एक इंडिपेंडेंट मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होता है, और वो सारे करेक्टर के मेमोरी ब्लॉक एक के बाद एक हमारा एलोकेट होते हैं। इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है मेमोरी में, उसे हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। या इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है, जनरली उसको अवॉइड किया जाता है, वो है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के करेक्टर का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटीजियस होता है। कंटीजियस शब्द को अवॉइड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है कंटिन्यूअस के साथ। अब कंटिन्यूअस और कंटीजियस दोनों का हिंदी लगातार होता है, लेकिन दोनों में कौन सा कहाँ यूज होगा, ये अलग अलग यूज केस होंगे हमारे। जैसे अगर हम कंटीजियस की बात करते हैं तो ये स्पेस में यूज होता है, लगातार को स्पेस में बताना है कंटीजियस, लगातार को समय में बताना है कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से शाम तक लगातार बैच लेता हूँ, तो वहां पर मैं कंटिन्यूअस वर्ड का यूज करूंगा, कंटीजियस शब्द का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सुबह से शाम, मैं समय में जा रहा हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि ये चार लोग लगातार बैठे हैं, तो ये समय में नहीं बैठे हैं, ये स्पेस में बैठे हैं, मेमोरी में बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा? कंटीजियस वे में ये चारों लोग हमारे बैठे हुए हैं। अगर आप ये जानते हैं तो सही शब्द आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो सेफ शब्द क्या है हमारा? सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब श्रृंखला, लगातार, कड़ी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसी को सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। अब करेक्टर का मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया। करेक्टर का मतलब अल्फाबेट भी होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं इसमें सारे अल्फाबेट हैं। स्पेस भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकती है ना, ये सब हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रिंग ही कहलाता है। तो अब इसका डेटा टाइप बदल तो नहीं जाएगा, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही आएगा। तो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, नॉट लेटर। दिमाग में कभी कभी आता है लेटर्स का सीक्वेंस है, नहीं, करेक्टर का सीक्वेंस। करेक्टर में लेटर भी आते हैं, स्पेस भी आता है, स्लैश सी भी आता है, स्लैश एन भी आता है, डिजिट भी आती है, जितने सिंबल हैं सारे आते हैं। ठीक है। अब पाइथन के अंदर करेक्टर शब्द बोलने के लिए होता है, उस नाम से कोई डेटा टाइप नहीं है। जैसे इंटीजर डेटा टाइप ही है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, लेकिन करेक्टर बोलने के लिए है, लेकिन उसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग होता है। जैसे अगर मैं आपसे को मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें मैंने सिंगल करेक्टर स्टोर करा, लेट अस सपोज के। अब कोई मुझसे बोले कि सर इसका डेटा टाइप बताओ क्या होगा, तो अगर मैं आपको सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, सी प्लस प्लस पढ़ा रहा होता तो इसका डेटा टाइप कैर आता, CHAR, कैर नाम का डेटा टाइप। बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैर नाम से कोई डेटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, सिंगल करेक्टर का जो डेटा टाइप है वो भी क्या आता है? स्ट्रिंग ही आता है। नो मैटर आप डबल कोट में लिखोगे, सिंगल कोट में लिखोगे, कैसे लिखोगे। पाइथन में करेक्टर बोलने के लिए है, होता नहीं है, होता वो स्ट्रिंग ही है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक बात आपने और उस डेफिनेशन में लिखी थी, इम्यूटेबल। उस इम्यूटेबल का
मतलब क्या है वो एक बार समझते हैं। तो इम्यूटेबल का मतलब होता है अनमॉडिफाइबल, जो ना बदल पाए उसे बोलते हैं इम्यूटेबल। अनमॉडिफाइबल, म्यूटेबल जो बदल जाए, म्यूटेबल जो ना बदले, इम्यूटेबल। जैसे 2 साल पहले कोविड का वायरस आया था, उसके म्यूटेशन आते रहते थे, म्यूटेशन, म्यूटेट, बदलता रहता था। इम्यूटेट नहीं बदल रहा है ना। तो इम्यूटेट, म्यूटेट का मतलब होता है बदलना और ना बदलना, ठीक है। तो इम्यूटेबल का मतलब अनमॉडिफाइबल हमारा होता है। अब इस बात को समझेंगे। मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग मैंने बनाई और यहाँ लिखी इंडिया। अब मैंने इसको प्रिंट करा दिया। अब मैंने लिखा यहाँ पर एस इक्वल टू भारत, उसके बाद प्रिंट कर दिया फिर से एस। तो आउटपुट में यहाँ पर एस की वैल्यू इंडिया आएगी और यहाँ पर आउटपुट में एस की वैल्यू भारत आएगी। तो फिर फायदा क्या हुआ, बदल तो गया। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या है उसको समझते हैं। जब आपने एस इक्वल टू इंडिया लिखा, तो इंडिया मैं कलेक्टिवली दिखा रहा हूँ, है ना, अलग अलग करेक्टर नहीं दिखा रहा, कलेक्टिवली दिखा रहा हूँ इंडिया। और ये जो एस वेरिएबल है ये इसको रेफर करता है। जब आप लिखते हैं एस इक्वल टू भारत, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जहां पर इंडिया लिखा था उसको इरेज करके वहां पर भारत लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इसको तो आप बदल ही नहीं सकते, क्योंकि एक एक करेक्टर इम्यूटेबल है। ना तो आगे इसमें आपको जोड़ सकते हो, ना इसमें से किसी को हटा सकते हो, ना किसी को बदल सकते हो। एक बार स्प्रिंग के करेक्टर जिस मेमोरी में लिखे गए हैं, अब वो मेमोरी डिलीट ही होगी, लेकिन बदलेंगे नहीं करेक्टर हमारे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आई इज इक्वल टू भारत करेंगे तो भारत नाम से एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी। और आपने इस स्ट्रिंग को फिर से उसी वेरिएबल को रेफर करा दिया, तो अब एस क्या करेगा, इसको छोड़कर इसके पास चला जाएगा और इसको रेफर करना शुरू कर देगा। इसलिए हमारा आउटपुट जब इसको प्रिंट कर रहे थे उस समय ये इंडिया को ही रेफर कर रहा था, इसलिए इंडिया प्रिंट हो रहा था। और जब हम यहाँ पर आए एस के साथ, तो उस समय एस की वैल्यू बदल चुकी है। तो बदल कौन रहा है, एस वेरिएबल। कौन नहीं बदल रहा है, जो स्ट्रिंग के करेक्टर हैं वो नहीं बदल रहे हैं, मेमोरी के अंदर पड़े हुए इंडिया के करेक्टर अभी भी, ठीक है। तो जो वेरिएबल है ये बदल रहा है, इसके करेक्टर नहीं बदल रहे हैं। स्ट्रिंग ये है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये तो वेरिएबल है तो स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है। फिर सुनेंगे, ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग ये है, ये तो एक वेरिएबल है, एक रेफरेंस है, एक जरिया है स्ट्रिंग तक पहुंचने का, ठीक है। अब इस बात को प्रैक्टिकली कैसे प्रूव किया जा सकता है, आईडी ऑफ एस यहाँ निकाल लेते हैं। आईडी ऑफ एस यहाँ निकाल लेते हैं। आईडी फंक्शन जब पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था कि जब वो किसी वेरिएबल के साथ यूज होता है, तो वो वेरिएबल जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है उसका एड्रेस ला कर देता है। तो जिस समय मैंने लाइन नंबर 10 पर आईडी ऑफ एस लिखा है, उस समय एस इंडिया को रेफर कर रहा है, तो इंडिया का जो एड्रेस होगा वो लाकर दे देगा। अब लाइन नंबर 12 पर फिर से मैंने आईडी ऑफ एच लिखा है, बट उस समय एच किसको रेफर कर रहा है, भारत वाली स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है। अब हमें यह देखना है कि भारत उसी जगह लिख गया या अलग मेमोरी में आया। अगर उसी जगह लिख गया होगा तो एड्रेस सेम आएगा, दूसरी जगह लिखा होगा तो एड्रेस यहाँ पर अलग आएगा। इसी बात को बोलते हैं कि स्ट्रिंग हमारी कैसी है, इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग हमारी नहीं बदलेगी। कोशिश करोगे बदलने की तो नई मेमोरी में आपकी वाली कोशिश ला देंगे, एग्जिस्टिंग मेमोरी में जो पहले लिखा था वही हमारा लिखा रहेगा। इसी चीज को बोलते हैं कि स्ट्रिंग कैसी है हमारी, इम्यूटेबल है। तो बेटर होगा स्ट्रिंग के करेक्टर्स इम्यूटेबल है ये बोले, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो नहीं बदलते। स्प्रिंग की डेफिनेशन पूरी हो गई, स्प्रिंग के चार जो रिप्रेजेंटेशन थे ये हमारे पूरे हो गए। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है स्प्रिंग पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। स्प्रिंग ऑपरेशन मतलब स्प्रिंग का यूज करके स्प्रिंग में कुछ और
ऑपरेट करना या कुछ मीनिंगफुल टास्क परफॉर्म करना, तो वो क्या कहलाएंगे, स्प्रिंग के ऑपरेशन। तो स्प्रिंग के ऑपरेशन करने के लिए हम तीन चीजों की हेल्प ले सकते हैं, ऑपरेटर, मेथड्स, फंक्शन। स्प्रिंग से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करना है तो इन तीनों में से किसी का यूज करना होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, मुझे उसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है या अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो एक ऑपरेशन हो गया ये स्प्रिंग का। अब कैसे होगा, इन तीनों में से कोई एक मिलेगा जो इस काम को कर देगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये पता करना है कि स्प्रिंग में कितने करेक्टर हैं, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये काम कैसे होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा जो इस काम को कर देगा। मुझे क्या करना है, दो स्प्रिंग को कंपेयर करना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे क्या करना है, उनको अरेंज करना है। कैसे करेंगे, जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जिनका नाम ए से आता है वो पहले आएंगे, जिनका नाम बी से आता है बाद में आएंगे, एंड सो ऑन। तो ये कंपैरिजन हो रहा है स्प्रिंग का हमारा। तो अगर मुझे स्प्रिंग को कंपेयर करना होगा, कैसे करेंगे, इनमें से कोई एक होगा। तो स्प्रिंग से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो या तो उसको करने के लिए कोई ऑपरेटर है पाइथन में, या उस काम को करने के लिए कोई मेथड है। इस वर्ड को पहली बार आज हमने लिखा है और बोला है, सुना है। इससे पहले मेथड वर्ड हमने ना सुना था पाइथन में, ना मैंने कभी बोला था। ठीक है, पहली बार आया, पढ़ेंगे अभी। और तीसरा है फंक्शन। इस वर्ड को तो हम जानते हैं, प्रिंट फंक्शन, टाइप फंक्शन, आईडी फंक्शन, बहुत पहले से जानते हैं। तो इसी तरह से हमारे ये फंक्शन होंगे। तो पहले बात करेंगे ऑपरेटर्स की, कि स्प्रिंग के साथ कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो अभी आप अगर याद करें, तो मैंने आपको कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो पढ़ाए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। तो ज्यादा बार जो स्प्रिंग के साथ यूज होने वाले ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना। दूसरा हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक के अंदर भी कोई एक आता है, सारे नहीं आते। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन, जो हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ इस चीज में। तो सबसे पहले मैं करूंगा स्प्रिंग के ऑपरेशन यूजिंग ऑपरेटर। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है S1, और यहाँ लिख दिया मैंने ABC। एक स्प्रिंग है S2, और यहाँ लिख दिया CDE। अब शुरू करते हैं यहाँ से, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, S1 माइनस S2। ऐसा तो नहीं है इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो माइनस हो जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं है। दो स्ट्रिंग पर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। दो स्ट्रिंग पर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सर कोई भी आप कह रहे हैं, लेकिन एक आपने करके दिखाया हुआ है, ध्यान से सुनना। कोई भी अर्थमेटिक, अनसपोर्टेड, माइनस के साथ ये नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई भी नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, रिमाइंडर भी नहीं चलेगा, पावर भी नहीं चलेगा। सर जो चलेगा वो नहीं लिख रहे हो आप, बाकी सब लिख रहे हो। ध्यान से सोचिए, क्या ये अर्थमेटिक करेगा, ये तो कॉन्कैटिनेशन कर देता है। तो ये जो प्लस है, ये हमारा वो बिहेवियर शो नहीं करता जो नंबरों के साथ करता है ना, मैथमेटिकली ऐड कर देना। यहाँ कोई मैथमेटिक थोड़ा ना यूज होगी हमारी। तो ये पाइथन के पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन एरर दे देते हैं, जैसे बाकियों में नहीं चल रहा है यहाँ भी नहीं चलता है। लेकिन फिर कॉन्कैटिनेशन करने के लिए फिर कोई ऑपरेटर बनाना पड़ेगा, तो एक नया ऑपरेटर सीखना पड़ेगा हमारे लिए। तो नया ऑपरेटर देने की बजाय पाइथन ने इसी को कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज करवा लिया। ठीक है, तो अब ये हमारा दो स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन करता है। ये हमारा
ये मत समझना कि सर ये प्लस चलता है, अर्थमेटिक वाले बिहेवियर पे नहीं चलता है, कॉनकैटिनेशन हमारा करता है। ठीक है, तो अब ये जो प्लस है, इस प्लस के बारे में हमें दो बातें अभी तक पता चल गई। पहली, अर्थमेटिक एडिशन करेगा, कब करेगा? इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नंबर। नंबर में चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, चाहे एक इंटीजर हो चाहे एक फ्लोट हो, दोनों फ्लोट हो दोनों इंटीजर हो, फर्क नहीं पड़ता। इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नंबर। कॉनकैटिनेशन, if both ऑपरेंड्स आर स्प्रिंग, दोनों ऑपरेंड्स स्प्रिंग है। अच्छा सर, ऐसे कर दिया तो क्या होगा? एक स्प्रिंग कर दिया और एक नंबर कर दिया। अब बताओ क्या होगा? एडिशन होगा अर्थमेटिक वाला या कॉन्कैटिनेशन होगा? एरर आएगी, कोई आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सही है। कह रहा है भाई आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्प्रिंग टू स्प्रिंग नॉट इंटीजर। स्प्रिंग को स्प्रिंग के साथ कॉन्कैट कर सकते हैं, इंटीजर के साथ नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आ जाती है हमारी ये एरर। तो इसका तीसरा बिहेवियर भी समझ में आ गया अभी के लिए, एरर। इफ वन ऑपरेंड इज नंबर एंड अदर इज स्ट्रिंग। तो अभी के लिए प्लस सिंबल के तीन बिहेवियर हमें सामने पता है। आगे चल के बढ़ जाएंगे और भी प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे जैसे डेटा टाइप और बढ़ते जाएंगे पाइथन के आगे चलकर, वैसे वैसे ये और एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो अभी के लिए तीन मीनिंग के साथ इस सिंबल को हम जानते हैं। तो ये हमारी एरर है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होते हैं। अब बात आती है दूसरा कंपैरिजन वाला। तो कंपैरिजन इस पर चलता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अर्थमेटिक का एक छोटा सा यूज केस रह गया। अगर आप किसी स्प्रिंग के साथ, किसी एक स्प्रिंग के साथ एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करते हैं, दूसरी स्प्रिंग होने पर एरर है, लेकिन दूसरा अगर इंटीजर है तो सही है। तो एक स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर के साथ अलाउड है और ये रिपीटेशन कर देता है। S1 स्ट्रिंग को 3 बार रिपीट करेगा, ABC ABC ABC, और एक सिंगल स्ट्रिंग बनाकर आपको दे दे। तो इस काम को आप अदरवाइज लूप से करते। तो अगर किसी स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करना है तो लूप तो आप जानते ही हैं, उसे तो कर ही लेंगे आप। एक शॉर्टकट है कि उस स्ट्रिंग के साथ एस्टेरिस्क लगाइए और जितनी बार उसे रिपीट करना है वो नंबर आप लिख दीजिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखेंगे कि जब आप यहाँ पर इंटीजर लगाते हैं तो ये इंटीजर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे नेगेटिव कर देंगे तो फिर कितनी बार रिपीट होगा ये? 0 टाइम। दैट मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग आपको दिखाई दी। और अगर आपने 0 लिख दिया तो आप खुद ही कह रहे हैं कि मुझे 0 बार ये स्ट्रिंग चाहिए, तो एम्प्टी स्ट्रिंग फिर बन गई। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तभी मीनिंगफुल बनेगा। सोचो अगर मैं 50 लिख दूं तो आपकी जरूरत होगी तो आप लिख रहे हैं, है ना। अब ऐसे कर दें 5.5 टाइम एरर। स्ट्रिंग का मल्टीप्लाई इंटीजर के साथ अलाउड है और वो अर्थमेटिक वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, रिपीटेशन हो जाता है हमारा।
ठीक है, अभी क्या है, अभी एरर आएगी, कैन नॉट मल्टीप्लाई। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर का मतलब है पहले आप नंबर लगा सकते हैं, बाद में स्ट्रिंग लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो अब इस बात को अगर हम देखें तो एस्ट्रिक को पहला बिहेवियर एस्ट्रिक का हो गया अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन। अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन को टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, दो नंबरों का प्रोडक्ट। चलो लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, छोटा लिख दें, ठीक है। अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन कब होगी, इफ बोथ ऑपरेंड आर नंबर, चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, चाहे एक इंटीजर हो चाहे एक फ्लोट हो, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, रिपीट द स्ट्रिंग बाय गिवन नंबर ऑफ टाइम। ऐसा कब होगा, इफ वन ऑपरेंड इज स्ट्रिंग एंड अदर इज इंटीजर नॉट नंबर। देखो चेयर है पीछे, चेयर देख लेना एक बार। लैब में चला दो, लैब में रखो, ठीक है। तो इफ वन ऑपरेंड इज स्ट्रिंग एंड अदर इज इंटीजर, तो ये क्या करेगा, हमारा रिपीट करने वाला काम करेगा। और तीसरा बिहेवियर इसका जो अभी हमने देखा था, एरर, कब आएगी एरर, इफ बोथ ऑपरेंड आर स्ट्रिंग। तो अगर दोनों स्ट्रिंग्स हैं तो एस्ट्रिक सिंबल में एरर आ जाती है। तो एस्ट्रिक सिंबल के भी अभी हमने दो बिहेवियर देखे हैं, दो नंबरों के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा अर्थमेटिक वाला, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर के साथ स्ट्रिंग का उतने टाइम रिपीटेशन कर देगा, और अगर दो स्ट्रिंग पर होंगे तो फिर हमारी ये एरर दे दे। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग के कंपैरिजन की। अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग है तो क्या उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, और कौन कौन से कंपैरिजन है जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंपैरिजन इक्वल कंपैरिजन होता है। इमेजिन करिए आप फेसबुक चलाते हैं, जीमेल पर लॉगिन करते हैं, आपने अपनी ईमेल आईडी दी, अब वो ईमेल आईडी सर्वर पे जाती होगी, तो वहां पहले मैच करेंगे ना कि आपकी मेल आईडी वही है जो आपने पहले बताई थी। तो अब यहाँ से जो टेक्स्ट फील्ड से मेल आईडी जाएगी सर्वर के पास, कैसे जाएगी, एज ए स्ट्रिंग,
और वहां पर जो आपके पास रखी हुई है सर्वर पे पहले से मेल आईडी, वो कैसी है, स्ट्रिंग। अब इन दोनों को मैच कैसे करेंगे वहां पर, अगर वो कोड पाइथन में लिखा है तो ऐसे ही करेंगे, डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज करके दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया जा सकता है। ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। जैसे दो नंबर को कंपेयर करते हैं डबल इक्वल लगाकर, उसी तरह से दो स्ट्रिंग को भी कंपेयर करते हैं डबल इक्वल लगाकर। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों स्ट्रिंग सेम है तो ट्रू आएगा, अगर ये दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हैं तो फॉल्स आएगा। तो ये एबीसी है, ये सी डी ई है, तो फॉल्स आना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए एक S3 नाम की स्ट्रिंग बना दी ABC, और यहाँ लिखा मैंने S1 का कंपैरिजन S3 के साथ। तो S1 और S3, तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग केस सेंसिटिव होती हैं, लोअर केस का कंपैरिजन लोअर केस से करेंगे तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ भी फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं S1 इक्वल ABC, अब ये ट्रू होगा। S1 की जो स्ट्रिंग है वो क्या इसके बराबर है, आंसर इज yes। तो दो वेरिएबल लगा सकते हैं, दो स्ट्रिंग वैल्यू लगा सकते हैं, एक वेरिएबल स्ट्रिंग एक वैल्यू लगा सकते हैं, सब एक ही बात है। तो अब इस बार क्या आना चाहिए हमारा, ट्रू। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं निकला, वही पुराना कॉन्सेप्ट जो दो नंबरों के साथ यूज होता था, वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अब क्या, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है मेरे पास S1 अजय और S2 विजय। S1 में एक दो तीन चार करेक्टर हैं, विजय में एक दो तीन चार पांच करेक्टर। तो अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि S1 इज ग्रेटर देन S2, तो क्या ये ग्रेटर देन कंपैरिजन या लेस देन कंपैरिजन ये भी हो जाता है स्ट्रिंग के साथ? पाइथन में हो जाता है, जावा में नहीं होता है, सी में नहीं होता है। C++ जावा लैंग्वेज अगर होती और मैं ऐसे लिख देता तो एरर आ जाती। वहां पर आपको सीखना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड एक तरीका है जावा में, सी में इस काम को करने का। बहुत से लोग करके भी नहीं आए होंगे, जावा लैंग्वेज पूरी पढ़ ली होगी या सी पूरी पढ़ ली होगी, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं होंगे, सेमेस्टर खत्म हो गया उससे पहले ही, है ना। तो अब पाइथन में चीजें ऑर्डिनरी वे में कर दी गई हैं। S1 S2 का कम या दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन आप लेस देन ग्रेटर देन कर सकते हैं, और ये किसके हिसाब से होता है, नंबर ऑफ करेक्टर के हिसाब से नहीं होता है। ये नहीं देखना है कि दोनों स्ट्रिंग में करेक्टर ज्यादा किसके अंदर है कम किसके अंदर है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वैसे ही जैसे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे उनका रोल नंबर देना है, तो लोकल लेवल पर मान लो यही क्लास है और इस क्लास में 80 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे सबका एक रोल नंबर देना है। तो मैं नेचुरल अप्रोच क्या फॉलो करूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपके नेम, जिसका नाम ए से शुरू होगा उसका रोल नंबर मैं 1 दे दूंगा। अब सर अगर दो स्टूडेंट का नाम ए से शुरू होता है तो किसका नंबर 1 करोगे, नेक्स्ट कलेक्टर देखेंगे। समझ में आ रहा है, तो उसी वे में यहाँ पर कंपैरिजन होता है। अब क्या माना गया उसको समझते हैं। तो माना यह गया कि हमारा ए बी सी, अगर आप इनको इस तरह से इमेजिन करें कि भाई ये आपके लगे हुए हैं, तो हर किसी को एक नंबर असाइन किया गया है। ए का एक नंबर होता है जिसको हम एस का वैल्यू के नाम से भी जानते हैं 97, बी की वैल्यू क्या होती है 98, डॉट 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 डॉट। तो अब जब मैं S1 और S2 को कंपेयर करूंगा तो उनके फर्स्ट करेक्टर की एस का वैल्यू कंपेयर होती है, उसके बेस पे डिसीजन होगा कि ट्रू या फॉल्स। तो अब मैंने लिखा अजय क्या ग्रेटर है विजय से, तो अजय में ए आता है और ए की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 97। ठीक है, विजय में बी आता है,
तो बी की न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी होती होगी, लेकिन वो 97 से तो ज्यादा ही होती होगी। ठीक है, तो अब 97 इज ग्रेटर देन वो वैल्यू जो बी की होगी। हमने कहा नहीं, 97 ग्रेटर कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब अजय विजय से ग्रेटर नहीं है। तो ये रिजल्ट क्या आना चाहिए यहाँ पर हमारा, और तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको याद रखने की ट्रिक, अगर इन सबको आप इग्नोर करना चाहते हैं तो ट्रिक क्या होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा वो छोटा है, जो बाद में आएगा वो बड़ा है, ज्यादा बेटर है ना। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ए की वैल्यू 97 होती है, बी कितनी होती है, फिर हिसाब लगाना पड़ेगा। बेटर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा वो छोटा है, जो बाद में आएगा वो बड़ा है। ठीक है, तो अब इसलिए अजय छोटा है और विजय बड़ा है, जबकि आप यहाँ पर बड़ा किसको मानकर देख रहे हैं, अजय के लिए, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर कौन। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं सचिन इज लेस देन वीरू। इनके नाम देखने हैं, जो एक्चुअल पर्सनालिटीज है उनको मेजर नहीं करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बताइए, सचिन इज लेस देन वीरू, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। तो डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आएगा वो छोटा है, तो डिक्शनरी ऑर्डर में सचिन और वीरू में एस पहले आएगा, तो सही है ना। सर कोई ऐसा कंपैरिजन करिए जिसमें दोनों सेम होते हो शुरू के, सचिन और संजय। क्या सचिन लेस देन है संजय से। अब सोचो, पहले वाले करेक्टर को दूसरी स्ट्रिंग के पहले वाले करेक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है हमारे। अब सेकंड करेक्टर दोनों के, पहली स्ट्रिंग का सेकंड करेक्टर, दूसरी स्ट्रिंग का सेकंड करेक्टर ए, वहां भी ए है सर, यहाँ से भी डिसाइड नहीं हो पाएगा। तीसरे से सी है, उधर एन है। अब बताओ सी और एन में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, तो जो पहले आता है वो छोटा है, तो डिसीजन यहाँ पर हो सकता है। और हम लेस देन की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। सचिन इज लेस देन संजय, इसका आंसर आएगा। एक और, फिर आगे बढ़ेंगे। सचिन इज ग्रेटर देन, सचिन जी। क्या लगता है बताइए, एस ए सी एच आई एन सब खत्म, अब कैसे डिसाइड करोगे सर। तो अगर दो स्ट्रिंग में हम सारे करेक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर पाए, उसके बाद किसी स्ट्रिंग में करेक्टर्स अभी बचे हुए हैं, तो फिर उसको बड़ा मान लिया जाता है। तो सचिन जी यहाँ पर बड़ा होगा किससे, सचिन। क्यों, क्योंकि एस एस के साथ कंपेयर हो गया, डिसीजन नहीं हो पाया, तो करते करते एंड तक पहुंच गए। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर अभी भी तीन करेक्टर बचे हैं, स्पेस जी आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रिंग बड़ी मानी जाएगी। लेकिन आप बड़ा किसको मानकर चल रहे हैं यहाँ पर, सचिन को, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए फिर, कौन। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन को कर सकते हैं। स्ट्रिंग में बिटवाइज ऑपरेटर यूज नहीं होते। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर के साथ अगर आप चलेंगे तो एरर आ जाएगी। बिटवाइज ऑपरेटर सब किस पे चलता है, हमारा इंटीजर पे चलता है। एक और बचा बीच में अभी, लॉजिकल ऑपरेटर। क्या लॉजिकल ऑपरेटर पे स्ट्रिंग चलती है, क्या लॉजिकल ऑपरेटर पे स्ट्रिंग चलेगी, तो ये हमें अब देखना होगा, और मैं इसके लिए अलग प्रोग्राम बना देता हूँ। कंपैरिजन तो हो ही रहा है ना, देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने लिखा, हाय
एंड हेलो। लॉजिकल ऑपरेटर यही होते हैं, इलॉजिकल एंड और दूसरा लॉजिकल और। बाय और क्या कर दें यहाँ पर टाटा। तो अब इनके आंसर आएंगे, एरर नहीं आएगी। तो स्प्रिंग के साथ आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, कोई सेंस नहीं है। आप किसी प्रोजेक्ट में, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कभी भी ऐसा यूज नहीं करेंगे, लेकिन रिटन एग्जाम में, इंटरव्यू में ऐसा जरूर पूछा जाता है। और इसकी बस एक ही वजह होती है, वो वजह क्या होती है? शॉर्ट लिस्टिंग। बहुत भीड़ आ गई है इंटरव्यू देने के लिए, कैसे कम लोग करें, सबका फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं ले सकते, क्या कर दो, रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रखो जो पहले कभी हमने एक्सपीरियंस ना करे हो, तभी तो अच्छा फिल्टरिंग होगा। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये होते हैं, स्ट्रिंग के साथ लॉजिकल ऑपरेटर को लगा देते हैं, मान के चलो 10 में से 6 बार हो जाते हैं। हाँ, आपने जो गैस किया वो सही हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज 10 में से 6 बार हो गए। चलो देखते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या इसका मतलब होता है। तो पहले चला के देख लेते हैं, कहीं एरर तो नहीं आ रही है। और अगर एरर नहीं आ रही है तो फिर समझेंगे सर किस बेस पर जो आउटपुट दिख रहा है वो आया है। एरर तो नहीं आ रही है। अब इसका आउटपुट हेलो आ रहा है और दूसरे वाले का बाय आ रहा है, कौन सा बेस है उसको समझ। अगर स्प्रिंग एम्प्टी है, जिसमें कोई करेक्टर नहीं लिखा है, तो उसको फॉल्स माना जाएगा। बाकी कोई भी स्प्रिंग अगर वो एम्प्टी नहीं है, उसमें सिंगल करेक्टर भी है, चाहे वो स्पेस है, कुछ भी है, उसको क्या माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा। अदर स्प्रिंग किसके बराबर होंगी? ट्रू के। इस फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले तो आगे इस प्रोसेस को बढ़ाया जाता है कि अगर कोई भी स्प्रिंग एम्प्टी है तो फॉल्स के बराबर मानी जाएगी, अदरवाइज वो ट्रू है। तो सर अभी जो आप लिख रहे हैं फिर तो सब ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सब ट्रू माना जाएगा। हमने कहा अभी जो मैंने लिखा है वो चारों स्ट्रिंग लॉजिकल ऑपरेटर के साथ जब यूज होंगी तो ये ट्रू मानी जाएंगी। अब अगला पॉइंट क्या होता है, आप खुद सोचिएगा। लॉजिकल एंड का आउटपुट ट्रू कब आता है? जब दोनों कंडीशन कैसी हो? ट्रू। अच्छा, मान लीजिए पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो अब दूसरी कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आना है? ये तो श्योर है एकदम, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। और अच्छा मान लो पहले वाली ट्रू हो, दूसरी वाली कुछ भी हो, तो क्या आप रिजल्ट बता सकते हो क्या आएगा? यानी कि पहली वाली ट्रू होने पर दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी, अगर दूसरी भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, अगर दूसरी फॉल्स होगी तो रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप नहीं बता सकते। अच्छा जरा इधर देखना, लॉजिकल और के साथ अगर पहले वाली ट्रू है, दूसरा वाला कुछ भी हो, क्या रिजल्ट बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं, ट्रू आएगा। अच्छा पहला वाला फॉल्स है और अब दूसरा वाला कुछ भी हो, रिजल्ट बता सकते हैं आप? नहीं, दूसरा देखना पड़ेगा। अगर दूसरा ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, है ना। अगर दूसरा वाला फॉल्स है तो रिजल्ट भी फॉल्स आएगा, तो नहीं कह सकते। अब पहली बात आपने ये सीखनी है, सीख ली। दूसरी बात आपने ये सीख ली है, ये भी सीख ली। अब आते हैं फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट क्या होता है? लॉजिकल एंड को, अभी मैं एंड को समझा रहा हूँ, है ना। लॉजिकल एंड को जब दो स्प्रिंग के साथ यूज करते हैं, अगर पहली स्प्रिंग हमारा फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो पहली स्ट्रिंग ही आउटपुट होगी। मैप करना कॉन्सेप्ट को,
अगर पहली स्प्रिंग फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये बताओ दूसरी को चलाने का फायदा है कुछ, क्योंकि रिजल्ट तो बन चुका होगा, क्या बना होगा। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे, अगर पहली स्प्रिंग फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो पहली स्प्रिंग ही आंसर है, ठीक है। और अगर पहली स्प्रिंग ट्रू को रिप्रेजेंट कर रही है तो दूसरी चलेगी अभी। तो अब आंसर कौन सी स्प्रिंग होगी हमारी, दूसरी स्प्रिंग होगी। मैं इस बात को लिख रहा हूं, तो लॉजिकल एंड को देखो। अगर यहां पर फॉल्स स्प्रिंग है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। ये स्प्रिंग वन एंड स्प्रिंग टू, स्प्रिंग वन इज फॉल्स, तो स्प्रिंग वन ही आउटपुट है, स्प्रिंग टू चलेगी नहीं। स्प्रिंग वन इज आउटपुट। दूसरा केस, स्प्रिंग वन एंड स्प्रिंग टू। अब दूसरा केस है कि जो स्प्रिंग वन है ये ट्रू है, ये हमारी ट्रू है। अगर ये हमारी ट्रू है तो दूसरी स्प्रिंग चलेगी, और दूसरी स्प्रिंग ही क्या बनेगी, हमारा आउट है जी। हाँ, दूसरी स्प्रिंग चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, दूसरी स्प्रिंग ही आउटपुट बनेगी। अगर पहली वाली स्प्रिंग ट्रू को रिप्रेजेंट कर रही है तो आउटपुट हमेशा सेकंड स्प्रिंग होगी, चाहे सेकंड स्प्रिंग कुछ भी हो, ठीक है। स्प्रिंग टू अभी करके दिखाएंगे इसे और। तो ये हो गया हमारा। तो एक बात, पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से, इसको बाद में लेकर आएंगे। तो अब आता ये कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बॉक्स में देखकर बताइए ये हाई क्या है, ट्रू या फॉल्स, इस वाली बॉक्स में है ना। तो ये हाई हो गया, अदर स्प्रिंग में आ गया ट्रू। हेलो, अदर स्प्रिंग में आ गया ट्रू, दोनों ट्रू है। अब दोनों से छोड़ो, पहले वाली देखो, पहले वाली क्या है, ट्रू। अब एंड में अगर पहली स्प्रिंग ट्रू होती है तो सेकंड स्प्रिंग आउटपुट है। अब सेकंड स्प्रिंग कुछ भी है, आउटपुट यही है। सेकंड स्प्रिंग, चलो थोड़ा सा बदल देते हैं, यहाँ लिख दिया इंडिया, यहाँ लिख दिया भारत। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, भारत, तो कि इंडिया ट्रू है, फर्स्ट स्प्रिंग ट्रू, आउटपुट क्या आएगा, सेकंड स्प्रिंग। अब सर ये वाला केस, यहाँ पर एम्प्टी स्प्रिंग है, यहाँ पर भारत लिख दिया। अब बताओ क्या आएगा आउटपुट, एम्प्टी स्प्रिंग ही, स्प्रिंग वन इज द आउटपुट, तो एम्प्टी स्प्रिंग आउटपुट, यानी कि आउटपुट में कुछ नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा क्या हुआ, तो एम्प्टी स्प्रिंग आ गया आउट। एंड वाला समझ में आ गया। अब पहले शुरू के दो को सॉल्व करेंगे, उसका जो रिजल्ट आया उसको तीसरे वाले के साथ एंड लगाकर चलेंगे। भाई जैसे आपने लिखा हाय एंड हेलो एंड टाटा, तो पहले हाय हेलो से देखो क्या रिजल्ट आया, हेलो। अब हेलो एंड टाटा का रिजल्ट क्या आएगा, टाटा। फाइनल आउटपुट आपका क्या निकलेगा, फिर टाटा आएगा। ऐसे कर, अब बात करते हैं, इस बात को थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंटली समझते हैं कि अगर पहले वाली स्प्रिंग फॉल्स है तो दूसरे वाले का एग्जीक्यूशन नहीं कराते, तो दूसरे वाले में अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं कराएंगे तो मान लीजिए
मैंने यहाँ पे लिख दिया इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स एक ही बात है भाई। आप मान रहे हो स्ट्रिंग, हमने सीधे सीधे लिख दिए। अल्टीमेटली हो तो यही रहा है, अल्टीमेटली हो तो यही रहा है, तो मैंने खुद ही लिख दिया ट्रू फॉल्स, लिख दो। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, इट इज लाइक एक्सपेरिमेंट। तो लिखने दो मुझे। हाँ, अब क्या आंसर आएगा, फॉल्स, क्योंकि क्लियर है पहला वाला फॉल्स, मतलब पहले वाले आउटपुट दूसरे की जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रू की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। अभी एरर है या नहीं है। तो देखो जो बात है मैं बता रहा था कि भाई अगर पहला वाला फॉल्स होता है लॉजिकल एंड में, तो दूसरे को रन ही नहीं करते हैं इंटरनली, क्यों समय लगाएं। जब पहले ही पता चल गया पहला वाला फॉल्स है, तो दूसरा वाला कुछ भी होता रहे, रिजल्ट तो फॉल्स ही आना है, तो दूसरे वाले को रन कराने में समय क्यों लगाएं फिर? ऐसा इंटरप्रेटर सोच रहा है। अगर ऐसा सोच रहा है तो सही भी है, लेकिन अगर ऐसा सोच रहा है तो इस बार एरर नहीं आनी चाहिए, सीधा रिजल्ट आ जाना चाहिए फॉल्स, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। सीधा रिजल्ट आ गया फॉल्स, लेकिन इसका उल्टा कर देते हैं। पहला वाला ट्रू, तो ट्रू को तो सही लिखना पड़ेगा, और दूसरा वाला भी मैंने ट्रू लिखना था, गलती से यू रह गया। अब ये बताओ क्या इतने से रिजल्ट आ सकता था, नहीं। दूसरे पर कंट्रोल जरूर जाएगा, अब दूसरे पर जाएगा, सही लिखा होना चाहिए इस बार। क्या कर रहा है इस बार, एरर कह रहा है, टी आर इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रू। बता भी रहा है, कहीं ये तो नहीं चाहते थे। तो ये अप्रोच बढ़िया इंटरप्रेटर की, है ना, क्योंकि जब पहले डिसाइड हो रहा है तो क्यों दूसरे पर जाएं, और जब पहले से नहीं हो रहा है तो दूसरे पर जाना ही चाहिए। चलो अब यहाँ पर तो आ जाएगी मेरी एरर, इसको हटा देते हैं। अब मुझे लग रहा है कि और के लिए ज्यादा समय मुझे नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हाय और हेलो, इसमें क्या है, पहला वाला ट्रू, डिसीजन आ गया, दूसरे तक जाने की जरूरत ही नहीं है। जब पहला वाला ट्रू, तो दूसरे को क्यों चलाएं, डिसीजन आ गया, क्योंकि रिजल्ट अब क्या आना है, ट्रू ही आना है। चाहे दूसरा ट्रू हो चाहे दूसरा फॉल्स हो, चलाएंगे नहीं उसे, क्यों समय लगाएं अपना चलाने होगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए फिर, हाई आ जाना चाहिए, है ना। और अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं, तो पहला वाला फॉल्स, लेकिन दूसरा वाला चलेगा, दूसरा वाला चलेगा, तो इस बार दूसरा वाला आउटपुट आ जाना। इन क्वेश्चन का आज आपने पहली बार यूज देखा है, दूसरी बार कभी आप किसी इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट बनेंगे तब देखेंगे। किसी भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट में इनका यूज नहीं होता, ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है। अब स्ट्रिंग ऑपरेशंस को मैंने आपको ऑपरेटर का यूज करके समझाया। अभी कुछ ऑपरेटर और भी हैं जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतने ऑपरेटर्स काफी हैं। अब दूसरा आता है स्ट्रिंग के ऑपरेशंस को, कुछ फंक्शंस हैं उनका यूज करके, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग है, इसमें लिखा मैंने इंडिया। अब मुझे क्या पता करना है, इसकी लेंथ, कि इस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स हैं। तो अभी तो आप आंखों से देखकर काउंट कर लेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ मैं रन टाइम पर यूजर से स्ट्रिंग लेकर आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता कितने करेक्टर हैं इसमें। एंटर, किसी ने अपना नेम दिया, अब मुझे उस नेम की लेंथ निकालनी है, क्या पता क्या होगी।
तो पाइथन के अंदर लेन नाम का एक फंक्शन होता है। लेन फंक्शन में आप अपनी स्ट्रिंग को एज आर्गुमेंट पास करते हैं। तो लेन फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स आए हैं उनके काउंटिंग करके आपको वापस कर देगा। कितनी आएगी लेंथ भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं लिखा यहाँ पर पाइथन। कितने करेक्टर हैं पाइथन में? 1 2 3 4 5 6। कितना आएगा आउटपुट? कहाँ से आ गया? आपने तो स्पेस नहीं दिए थे लास्ट में, तो स्पेस भी काउंट करेगा। तो स्ट्रिंग में जो भी आएगा काउंट होगा, चाहे वो कोई सा करेक्टर हो। करेक्टर का मतलब स्पेस, डिजिट, सिंबल, लेटर, सबको वन वर्ड में क्या बोलते हैं? करेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल कर हमें देता है। ठीक है। एक और फंक्शन है मैक्स। मैक्स फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो सबसे बड़ा करेक्टर है वो लाकर हमें दे देता है। अब हमें क्या पता यूजर से जो स्ट्रिंग आएगी वो क्या होगी? जो भी होगी उसका मैक्सिमम करेक्टर आ जाएगा। अब मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर युवराज। इसकी याद कैसे आ गई अचानक से? 19 सितंबर को 6 बॉल पर 6 छक्के लगे थे, कल ही निकला है वो, है ना, इंग्लैंड के खिलाफ, इसलिए याद आ गई इसकी। तो युवराज। तो अब बताओ इसकी लेंथ कितनी है हमारी? 1 2 3 4 5 6। और मैक्सिमम करेक्टर कौन है इनमें? तो इसी तरह से अब ज्यादा समझ ही लगाना पड़ेगा, कौन होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग से मुझे उसका मिनिमम करेक्टर फाइंड आउट करना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम उसका मिनिमम करेक्टर फाइंड कर सकते हैं। कल देखा था खेलते हुए मैं, हाईलाइट आ रही थी, लाइव आ रहा था, ध्यान नहीं आ रहा है। अभी जो मैच चला रोड सेफ्टी वाले, उनमें खेल रहे हैं। तो सबसे बड़ा है एस, सबसे छोटा है ए। अच्छा, यहाँ पर ना एक यूज केस कब बनेगा? यूज केस बनेगा और आप फंस जाओगे। देखो कहाँ फंसोगे आप। स्ट्रिंग तो परफेक्ट है। अब लेंथ भी निकाल लोगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब आपको पता है आप कहाँ फंस गए। बताओ इसका मैक्सिमम करेक्टर कौन सा है, मिनिमम करेक्टर कौन सा है? जब छोटी एबीसीडी लिखी थी तब तो बड़ा आसान था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो पहले आएगा वो छोटा है, जो बाद में आएगा बड़ा है। अब छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी दोनों एक साथ आ जाएं तो कैसे पता चलेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है बाद में कौन आता है? तो अकॉर्डिंग टू एस का वैल्यू अगर हम देखें तो पहले कैपिटल ए की एस का वैल्यू बताएगी 65, और स्मॉल ए की एस की वैल्यू क्या होती है? तो इसलिए जो कैपिटल वाले अल्फाबेट होते हैं वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में पहले आएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब कि ये छोटा है, ये बड़ा है। कैपिटल ए छोटा है क्योंकि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू 65 होती है, और स्मॉल ए बड़ा होता है क्योंकि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू 65 होती है। चलो सर, इसकी भी कुछ होती होगी सर। स्पेस, स्पेस का भी तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू होता होगा। ऐड सिंबल,
डिजिट का भी होता है। तो अब अगर ऐसा स्ट्रिंग हमारे सामने आ जाए तो फिर अब थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज होनी पड़ेगी। बिना टेक्निकल नॉलेज के अब ट्रिक काम नहीं करेगी। खाली अल्फाबेट है तो ट्रिक काम कर गई कि भाई जो पहले आएगा वो छोटा है, जो बाद में आएगा बड़ा है। अब स्पेस भी है, डिजिट भी है, सिंबल भी है, तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए एसकाई वैल्यू का। एसकाई टेबल में अगर मैं मैनुअली जाके देखूं यहाँ पर, तो पाइथन में तरीका भी है, अभी सिखाऊंगा आपको कि पाइथन में किसी करेक्टर के एसकी वैल्यू अगर निकाली हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऐसे गूगल पे नहीं जाना है हमेशा। ये तो बस आपको बता रहा हूँ कि अगर जाना पड़ जाए तो कैसे देखेंगे ऐसे। तो अपने काम की चीज देखो, कैपिटल ए की एस के वैल्यू मतलब उसकी डेसिमल वैल्यू 65, ठीक है। स्मॉल ए 97, ऐड की कितनी होती है 64, मतलब ऐड सिंबल छोटा है कैपिटल ए से। और स्पेस ढूंढो कहीं, ये स्पेस की कितनी है 32, तो स्पेस इन सबसे छोटा है। डिजिट, डिजिट आपकी लिखी थी 2, तो 2 कहाँ पर है हमारा, ये रहा। और 2 के एस वैल्यू क्या होती है 50, पीछे दिख रहा है, टू, तो 2 के एस की वैल्यू है 50, ठीक है। कैपिटल ए की होती है 65 और स्मॉल ए की होती है 97। तो देखो याद रखने का तरीका, क्योंकि ऐसे बार बार देखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। डिजिट की एसकाई वैल्यू छोटी होती है, उससे बड़ी होती है कैपिटल अल्फाबेट की, उससे बड़ी होती है लोअर केस अल्फाबेट की। ज्यादा बार स्ट्रिंग में ये 3 चीजें मिलेंगी, लोअर केस अल्फाबेट, अपर केस अल्फाबेट और आपका डिजिट, ठीक है। तो इनको हम इस ट्रिक से याद रख पाएंगे। तो फिलहाल अब मैंने आपको दिखा दिया। अब बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एंटर कर दूं तो मेरे प्रोग्राम का जो कोड है, लेंथ तो जो आएगी हमने गिन ली, जो भी गिनी, भूल गए, याद नहीं है। अब यहाँ पर मैक्सिमम करेक्टर कौन होगा फिर, लोअर केस वाले अल्फाबेट ही सबसे बड़े थे, तो लोअर केस में सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, जो भी होगा देख लेना है ना। आप बाई बता रहे हो, बाई मान लिया। और मिनिमम किसका आएगा, स्पेस। अभी मत कहना आउटपुट नहीं आया, मिनिमम का आया है, वो स्पेस ही तो है, ठीक है। तो इस तरह से हम, ये कुछ फंक्शंस हैं जिनका यूज करके क्या कर सकते हैं, जिनका यूज करके हम लोग मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। सर गूगल के अलावा कोई और तरीका नहीं है, हाँ ना, गूगल के अलावा तरीका है। तो हमारे पास दो और फंक्शन है जो स्ट्रिंग पे काम करते हैं। एक फंक्शन है हमारा ओ आर डी। ओ आर डी फंक्शन का नाम होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल वैल्यू वो होती है जो स्ट्रिंग के करेक्टर को एक ऑर्डर में लगा दे, क्रम में लगा दे। तो वो कैसे लगती है, उसके एस के वैल्यू के साथ से। तो इसलिए वो फंक्शन जो हमारा किसी करेक्टर के एस के वैल्यू लाकर देता है, उसका नाम पाइथन ने क्या रखा, ओ आर डी। कैसे पढ़ेंगे, ऑर्डिनल। तो ये हमें क्या देगा, हमसे एक करेक्टर पूछेगा। अब आप बोलोगे सर पाइथन में करेक्टर तो होता ही नहीं है, अभी बताया था आपने पाइथन में जो होता है वो स्ट्रिंग ही होता है। तो आप ओआरडी फंक्शन में ऐसी स्ट्रिंग पास करते हैं जो सिंगल करेक्टर की होती है। अब चाहे सिंगल कोट में लिखें चाहे डबल कोट में लिखें, वो आपकी मर्जी, लेकिन जो लिखना एक करेक्टर लिखना, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए की स्काई वैल्यू क्या देखी तभी हमने। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो, एक ही बात है। सर आपकी बात नहीं मानी हमने, हमने तो एबीसी लिख दिया। तो एबीसी की एसक्यूएल थोड़ा ना होगी, एसक्यूएल तो सिंगल करेक्टर की होती है। सिंटैक्स में हमें स्ट्रिंग लिखना होता है ओआरडी फंक्शन में, तो इसलिए स्ट्रिंग तो सही है लेकिन ओआरडी फंक्शन अपने अंदर से मना कर देगा। एक्सपेक्टेड एक करेक्टर, एक करेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन आपने स्ट्रिंग दे दी 3 लेंथ,
तो अगर करेक्टर को पाइथन में डिफाइन करना पड़ जाए वर्चुअली, होता तो है ही नहीं, वर्चुअली डिफाइन करना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 इज इक्वल टू करेक्टर। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 इज नोन एज करेक्टर। वर्चुअल डेफिनेशन है, ऑफिशियली पाइथन में करेक्टर नहीं होता है। ठीक, तो अब आपको इनसे बचना होगा, इस तरह के कोड। तो ओआरडी फंक्शन किसी भी करेक्टर की क्या निकाल देगा, हमारा एस का वैल्यू निकाल देगा। सर ऐड की कितनी आई, 64। उसके बाद स्पेस, सर इसका उल्टा कर दो। हमें न्यूमेरिक वैल्यू पता है, ये बता दो करेक्टर कौन सा है। CHR, करेक्टर फंक्शन, प्रोनाउंसिएशन है करेक्टर, CHR। यहाँ पर क्या पास करेंगे, यहाँ पर अपना न्यूमेरिक वैल्यू पास करेंगे, और वो न्यूमेरिक वैल्यू का कौन सा करेक्टर होता है वो लाकर हमें ये दे देगा, जो भी होगा। कुछ भी लिख दो, कुछ तो आएगा ही। ठीक है, तो अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो हमारी पहली बार जब एसकाई का कॉन्सेप्ट आया था तो एसकाई वैल्यू 0 से लेकर 127 तक होती थी, बाद में एक्सटेंड किया गया और 0 से लेकर 255 तक आने लगी। अब पाइथन में चलता है यूनिकोड, तो पाइथन में 65,536 करेक्टर होते हैं। तो हर करेक्टर को इस तरह की ऑर्डिनल वैल्यू दे दी गई है। अब उसका ऐसा ही ना बोलकर क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल वैल्यू दे दी गई है। तो आप यहाँ पर जो लिख सकते हैं वो 0 से लेकर 65,535 तक कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई ना कोई करेक्टर जरूर होगा, वो लाकर आपको दे दे। तो ये क्या हो गया, हमारे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग पर ऑपरेशन कर सकते हैं। लेन फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन हो गया, मैक्स फंक्शन हो गया, उसके बाद ये ओआरडी फंक्शन हो गया, और CHR फंक्शन हो गया। CHR फंक्शन हमसे ऑर्डिनल वैल्यू मांगेगा और उसका करेक्टर वापस कर देगा। ओआरडी फंक्शन हमसे सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग मांगेगा, यानी कि वो करेक्टर मांगेगा, और उसका जो ऑर्डिनल वैल्यू है यानी कि एस के वैल्यू वो हमें वापस कर देगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के ऑपरेशंस को दो तरह से करना हमने सीख लिया। पहला, ऑपरेटर्स कुछ देखे हमने, और दूसरा स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हमने देखे। अब कौन सा रह गया चैप्टर हमारा, स्ट्रिंग का तीसरा वाला, कि स्ट्रिंग के साथ क्या होते हैं, हमारे कुछ मेथड्स होते हैं। चलो इसको हम देखेंगे अगली क्लास में, लेकिन अब उससे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिए थे उस पर कोई चर्चा करना चाहता है।